नेपाल से खबर ये कि जेनजीज के बीच में जो अब एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है, उस विरोधाभास ने नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर बड़े सवाल पैदा कर दिए। सुशीला कार्की पर क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे? दूसरा बड़ा सवाल ये, आर्मी हेडक्वार्टर के सामने इस तरह की मारपीट और हिंसा की तस्वीरें, उथल-पुथल की तस्वीरें आ रही हैं। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोशल मीडिया के आधार पर एकजुट होकर जेनजी ने क्रांति तो कर दी, लेकिन इस क्रांति को देश की किस्मत बदलें, बेहतरी की दिशा में ले जाए, क्या यहाँ तक पहुंच पाती ये क्रांति? बीते 72 घंटों में आपने नेपाल की वो तस्वीरें देखी जिसमें जेनजी ने एक साथ मिलकर न सिर्फ तख्ता पलट कर दिया बल्कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसमें केपी ओली को तो देश छोड़ना ही पड़ा, साथ ही कई नेता और सत्ता से जुड़े लोगों की भी जान चली गई। जगह जगह जेनजी का तांडव दिखा, ऐसा संग्राम दिखा जो शायद नेपाल के इतिहास में पहले कभी ना देखा हो। नेपाल की क्रांति धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ रही थी और लोगों के बीच ये उम्मीद जगने लगी थी कि अब नेपाल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी से कुछ देर पहले ही एक वीडियो सामने आया जिससे ये लगने लगा कि नेपाल की ये आग आसानी से नहीं बुझने वाली। इन तस्वीरों को देखिए, इसमें दो गुट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। एक गुट दूसरे को पटक पटक कर मार रहा है। ये दोनों ही गुट जेनजी हैं। मतलब साफ है कि जिस जेनजी ने एक साथ मिलकर नेपाल से ओली की सत्ता को उखाड़ फेंका, वही जेनजी अब कई गुटों में बंट गए हैं। ये गुटबंदी दरअसल नेपाल की सत्ता को लेकर है। सबकी अपनी अपनी मांग है। कोई गुट किसी को सत्ता सौंपना चाहता है तो कोई गुट किसी दूसरे को। नाम पर सहमति नहीं बनी तो आपस में ही भिड़ गए। बहरहाल किसी तरह सेना ने दोनों गुटों को अलग किया, लेकिन सवाल यही कि क्या नेपाल में आग अब भी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो 8 तारीख से जो परिस्थितियां नेपाल में शुरू हुई, उनमें प्रश्न अभी तक लगातार बना हुआ है कि अब सत्ता कौन संभालेगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। अलग अलग चेहरे सामने आए, लेकिन अब जब विवाद एक बार फिर से जेनजी के दो गुटों के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन सब में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और युवाओं और सेना के साथ जो बातचीत इस वक्त चल रही है, उस सहमति के आधार पर कौन सा नाम फाइनल होगा। जो 4 नाम सामने इस वक्त आ रहे हैं, उनमें अब सबसे आगे कुलमान घिसिंग दिखाई दे रहे हैं। 54 साल के कुलमान घिसिंग नेपाल के बिजली बोर्ड के प्रमुख रहे हैं। 2016 के बिजली संकट में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आपको बता दें, पढ़ाई लिखाई कहां से हुई? से ही इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। जमशेदपुर से इन्होंने पढ़ाई की। तो ये एक चेहरा जो इस वक्त है वो सुर्खियों के केंद्र में है, और इसलिए भी कि क्या अब यहां से आगे आपको कुलमान घिसिंग का नाम दिखाई देगा। तो ये तो बात हो गई नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की और कौन अगला चेहरा हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच देखिए, जब इस पूरे घटना के अलग अलग पहलू आपको हम दिखा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इसका असर क्या हुआ है, इम्पैक्ट क्या हुआ है। और भारत पर असर की एक झलक अगर मैं आपको दिखाऊं, तो बहुत सारे लोग यहाँ से वहां जाते हैं, वहां से यहाँ आते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता जो हम आपको नेपाल और भारत के संबंधों के बारे में बता ही रहे थे, तो टूरिज्म के लिए लोगों का जाना होता है। कई बार लोग इलाज के लिए भी वहां पर जाते हैं, काम करते हैं, कई लोगों के वहां घर भी हैं। जो लोग वहां पर दहशत के उन पलों में मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने बसों को जलते हुए देखा, इमारतों को जलते हुए देखा, जो घंटों घंटों बॉर्डर पर फंसे रह गए, जो 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर निकले कि किसी तरह से बचाकर नेपाल से निकले और अपने देश भारत वापस लौट सके, उनकी आप बीती इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और नेपाल की सीमा पर यह सीतामढ़ी का बैरगनिया बॉर्डर है। कभी देर शाम तक जहां हलचल रहती थी,
वहां आज गुप्त सन्नाटा है। नेपाल की तरफ से इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। रात के अंधेरे में हमारी मुलाकात यहां शिवहर के रहने वाले विवेक कुमार से हुई। विवेक नेपाल में एक दुकान चला रहे थे। अब हिंसा में सब कुछ खत्म हो गया है। हम इंडिया का रहने वाले हैं, बिहार का। अच्छा, भैया कहाँ? कुशहर गांव शिवहर जिला के हैं। अच्छा, यह बताइए कि क्या कुछ नेपाल में हुआ है? सर, नेपाल का स्थिति बहुत खराब है। वहाँ का तो नाम ही मत लीजिए, बहुत डेंजर हो गया। वहाँ पे खाने पर भी आफत है। इतना मुसीबत झेल के हम लोग वहाँ से भाग के आए कि मत पूछिए सर, बहुत डेंजर है जगह वहाँ का। वहाँ का आप वहाँ क्या करते थे? कपा रहा है पूरा। क्या करते थे वहाँ पे? सर, कारखाना में हम लोग काम करते थे। कारखाना में काम करते थे? अच्छा, स्थिति बहुत डेंजर है सर। बॉर्डर पे क्या है सुरक्षा व्यवस्था? बॉर्डर पूरा सील है, पूरा लॉक है। बॉर्डर पे आए थे इंडियन आदमी। हम इतना दिन कैसे गुजारे? दिन सर नुका के घर में रहते थे, शटर गिरा के। खाने पर भी आफत है। वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, दुकान भी नहीं खुला है, ना गाड़ी घोड़ा चल रहा है वहाँ पे। आपने शिवहर के विवेक कुमार की जो आपबीती सुनी, उसकी झलक इन तस्वीरों में देखी। काठमांडू के बीचों बीच भाट भटेरी मार्केट कॉम्प्लेक्स में लगाई गई आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। एनडीटीवी इंडिया आज आ पहुंचा है बारबटिम, जो नेपाल का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी आग लगा दी थी युवाओं ने जब उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। और आप देख सकते हैं आज चौथा दिन है, लेकिन तब भी यहाँ पर आग जो है अभी भी जली हुई है। अभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची है। आप देख सकते हैं कैसे फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पानी डाल के इस पूरी आग को कंट्रोल में कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ये आग जो बारबटिम में लगी है, इस पूरी बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरी बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से तबाह हो गई है, पूरा नाश यहाँ पर हो गया है। ये कहानी सिर्फ बारबटिम की नहीं है, ये कहानी उन कई इमारतों की है जो ऐतिहासिक हैं नेपाल में, काठमांडू में, लेकिन अब पूरी तरीके से उनका नाश हो चुका है। और नाश हुआ है उन जो है राजनेताओं का भी, जिनके ऊपर इल्जाम था कि वो भ्रष्टाचारी थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि नेपाल को अब नई सरकार कब मिलेगी, कब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन होगा। इसी तरह त्रिभुवन एयरपोर्ट के बाहर हमारी मुलाकात ऐसे भारतीयों से हुई जिन्होंने बेहद करीब से हिंसा के खौफ को महसूस किया। आप लोग यहाँ पर कब आए थे और उसके बाद क्या माहौल रहा, जरा कुछ बता सकती हैं आप? When we were going back to the hotel. 9th को जब आप आए थे, तब जिस दिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आगजनी हो रही थी, माहौल बहुत तनावपूर्ण था। Every 5 meters हमने देखा कि लोग वैंडलिज्म हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। They were asking us to go back, but people were cordial also, letting us pass away. हम लोग जब 9 तारीख को यहाँ पहुँचे, घूमने के लिए आए थे। नेपाल हम लोग ट्रिप पे आए थे। 3 दिन की ट्रिप थी हमारी। लेकिन जब हम लोग 9 तारीख को यहाँ पहुँचे, फ्लाइट लैंड करी। हम लोग दो लोकेशन से आए, एक बेंगलोर और पुणे से। तो पुणे से हम लोग रीच करें 9 बजे के आसपास हम लोग लैंड किए। जब हम लोग यहाँ से 10 बजे निकले तो रास्ते में हर जगह टायर जला रहे थे, हर जगह आग लगा था, पूरी मॉब रोड पे थी। तो हम लोग, हमारा बस घबराहट हुई होगी सब लोगों को सडनली यहाँ। सब लोग घबरा रहे थे, लेकिन सबने आपस में टीम वर्क करके सबको हिम्मत दिया। फिर हमारे बस भी जगह जगह टर्न ले करके हमने बहुत लंबा रूट ट्रैवल किया और हम लोग मैरियट होटल पहुँचे। नेपाल से भारत के लिए हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। जाहिर है सुरक्षित भारत लौट रहे लोग राहत की सांस ले रहे हैं। तो देखिए, क्रांति पर अलग अलग तरह की बातें अपनी जगह, लेकिन इन सब के बीच जो मानवीय संकट वहां पर उभर कर आए हैं, उनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। नेपाल से जो भारत का बॉर्डर लगता है वो 1700 किलोमीटर से भी लंबा बॉर्डर है और सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है नेपाल, वो बिहार के साथ है। अब इस बीच देखिए, जहां पर लोग आपको बॉर्डर्स पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी तस्वीर एक तरफ, लेकिन इस अशांति के बीच यूपी, उत्तराखंड और बंगाल की पर सख्ती बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ा दी गई है? क्योंकि जेल ब्रेक की जो खबरें सामने आई हैं, 25 जेल जो वहां पर तोड़ी गई और वहां से जब कैदी भागकर निकले हैं, तो ये कैदी कहां जाएंगे? वो बॉर्डर जो भारत के करीब है, वहां की संवेदनशीलता इस वक्त चरम पर है। नेपाल की जेल में बंद कई खूंखार कैदियों ने देश में अचानक आई इस आपदा का फायदा उठाया और जेल से निकल भागे। खबर है कि 25 जेलों से अब तक 15,000 कैदी फरार हो चुके हैं। यूपी,
बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल से सटी हुई हैं, जिसे देखते हुए भारतीय सीमा पर मौजूद एसएसबी के जवान भी अलर्ट हो गए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल बॉर्डर से कुल 60 कैदी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी बॉर्डर से 22 कैदी गिरफ्तार किए गए। बिहार बॉर्डर से 10 कैदी, जबकि बंगाल बॉर्डर से 3 कैदियों को गिरफ्तार किया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा में तैनात सभी जवान अलर्ट मोड पर हैं। जिस तरह से भारत की बगल में बसे नेपाल में 25 जेलों से 15,000 से ज़्यादा कैदी फरार हुए हैं, उसके बाद सीमा पर लगातार गश्त जारी है। अब तस्वीरें देखिए, एसएसबी और पुलिस के जो जवान हैं वो जो खुली सीमा है वहाँ जिस तरह से गश्त कर रहे हैं कि कोई भी नेपाली नागरिक जो उस तरफ है अवैध तरीके से इधर ना आ जाए, और इसको लेकर के लगातार यहाँ जो गश्त है, पहरेदारी है वो चल रही है। कुछ स्थायी चौकियाँ बनाई गई हैं जो सामने दिखाई दे रही है। इस तरह की चौकियाँ हैं जहाँ 2-2 एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है, और साथ ही लगातार मॉनिटरिंग के लिए जो सचल दल है वो यहाँ इस तरह से चलता है, हथियारों को साथ रखता है। इस बीच खबर है कि नेपाल में जेल तोड़कर भागने वाले 192 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नेपाली सेना ने सतपरी के राजबिराज स्थित जिला जेल से भागने की कोशिश कर रहे कैदियों को पकड़ लिया है। नेपाली सेना और सुरक्षा कर्मियों ने फरार कैदियों से 94 हथियार भी जब्त किए हैं। इस बीच रामेछाप जिला जेल में कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर हुई झड़प के दौरान सेना की कार्रवाई में 2 कैदी मारे गए, जबकि 12 कैदी घायल हो गए। नेपालगंज के जयेंदु किशोर सुधार गृह से 15 बाल कैदी भी फरार हो गए थे, लेकिन वो खुद लौट आए। और इसीलिए देखिए, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि गनीमत मानिए, शुक्र मनाइए कि आप भारत में रहते हैं, जहां पर चीजें स्टेबल हैं, जहां पर स्थिरता बनी हुई है, वरना पड़ोसी देशों के हाल देखिए। बड़ी खबर आ रही है नेपाल से हमारे पास, जहां पर वीरगंज में इस वक्त उथल पुथल की खबर है। वहां पर एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा कर्मियों और जेनजी के बीच तनाव की खबर है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया। वीरगंज में प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए इस वक्त सेना का भी अभियान लगातार जारी है। और कुछ तस्वीरें भी आपको देखिए हम दिखा रहे हैं वीरगंज नेपाल से इस वक्त। लेकिन सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया और एक तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दी। तो देखिए, ये वीरगंज की बात है, लेकिन नेपाल के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर हालात अभी इसी तरह के बने हुए हैं। और ये राजनीतिक अस्थिरता वहां पर कब शांत हो पाएगी, कब वहां पर सरकार की फॉर्मेशन को लेकर कुछ पिक्चर क्लियर हो पाएगी, इस वक्त पूरा न सिर्फ नेपाल, भारत करीब से इस चीज को देख रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त नेपाल पर बनी हुई हैं। और ये जो परिस्थितियां आप वहां पर बिगड़ती हुई देख रहे हैं ना, देखिए अभी कुछ देर पहले हमने आपको बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई कि भारत का वो बॉर्डर जिसमें बिहार सबसे बड़ा और लंबा बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, वहां पर हालात संवेदनशील बने हुए हैं, क्योंकि नेपाल में जो कुछ होगा उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन बॉर्डर एरियाज में पड़ेगा। ट्रक्स की लंबी कतारें हैं जो वहां पर खड़े हैं। इसके अलावा लोग जो फंसे हुए हैं वो सुरक्षित वापस लौटना चाहते हैं, और जेल ब्रेक जो हुए हैं, तो ये कैदी भागकर कहां जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त का बना हुआ है। तो अब देखिए, नेपाल एक तरफ आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन सब के बीच नेपो किड्स, ये नेपोटिज्म वर्ड जो है, ये आपने बार बार इस पूरे के पूरे राजनीतिक विवाद में सुना होगा। क्योंकि आम लोगों के मन में जो राजनेता हैं, जो बड़े परिवारों के बच्चे हैं, उनको लेकर बड़ा असंतोष था, उनकी लग्जरी लाइफ को लेकर बड़ा असंतोश रहा। और बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि जब इनका जीवन इस तरह का चल रहा है, आम जनता क्यों पिस रही है, गरीबी में क्यों घुल रही है, क्यों बेरोजगारी का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। और इस राजनीतिक असंतोष ने एक ऐसा रूप ले लिया जो आपको 8 सितंबर को नेपाल में तख्ता पलट के रूप में फिर नजर आया। बार बार ये कहा जा रहा है कि नेपाल के जेंजी वहां के नेताओं के रवैये से आहत हैं। आरोप है कि नेपाली नेताओं के बच्चे पब्लिक के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। इसी गुस्से में तमाम बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन नेपाली नेताओं के बच्चे हैं कौन, कैसे है नेपो किड्स की लाइफ? सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की ब्यूटी क्वीन कहलाने वाली 29 साल की श्रृंखला खातीवाड़ की, जो सबसे ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। श्रृंखला के खिलाफ युवाओं का गुस्सा इतना है कि प्रदर्शन के दौरान उनके घर को भी आग लगा दी गई। श्रृंखला नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विनोद खातीवाड़ा की बेटी है। उनकी मां मुनु खातीवाड़ा बागमती प्रांत की विधानसभा के सदस्य हैं।
श्रृंखला 2018 में मिस नेपाल वर्ल्ड रह चुकी हैं और इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि वो अमेरिका और यूरोप में घूमती रहती हैं। अगस्त के महीने तक इंस्टाग्राम पर श्रृंखला के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन आंदोलन शुरू होने के बाद उनका मौन नेपाल की जेनजी को चुभ गया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 27 अगस्त से 9 सितंबर के बीच उनके फॉलोअर्स की संख्या में लगभग 1 लाख की गिरावट आ गई। नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के बेटे जयवीर सिंह देउबा ने सिंगर शिवना श्रेष्ठा से शादी की है। शिवना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। दोनों ही काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। नेपाल में प्रदर्शन के बीच मिस नेपाल अर्थ सुप्रिया श्रेष्ठा की तस्वीरें भी वायरल हुई, जिनमें बताया गया कि वो विदेशों में लग्जरी लाइफ जीती हैं। श्रेष्ठा को पूर्व विदेश सचिव और राजदूत केदार भक्त श्रेष्ठा की पोती बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताया है कि उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। तो क्या श्रेष्ठा अपने सरनेम और लग्जरी लाइफ के चलते लोगों के निशाने पर आ गई? नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड की पोती स्मिता दहल भी आंदोलनकारियों के निशाने पर है। स्मिता की तस्वीरें शेयर कर कहा जा रहा है कि वो लाखों रुपए के हैंडबैग लेकर चलती हैं। बीच आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर चुनाव की सरगर्मियों के बीच चिराग पासवान को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट। चिराग पासवान की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कोई चिराग को सीएम बनाना चाहता है और कोई पीएम। ताजा बयान चिराग की बड़ी मां यानी रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी का आया है, जिसमें उन्होंने अपने मन की बात सामने रखी है। प्रधानमंत्री बन जेथिन त और एकदम हम तो वह देखे बेसी चाहे। हाँ, प्रधानमंत्री हम देखे चाहे छियन चिराग बाबू के जी बन के तनी दिखाई देते। इसके पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती ने चिराग को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया था। कहाँ भी जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा है। हर जगह से हमारे नव संकल्प के अभियान को जनता का खूब आशीर्वाद मिला है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। अरुण भारती जमुई से सांसद हैं। अलग अलग मौकों पर चिराग को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता चुके हैं, लेकिन फिलहाल इसलिए ये बयान सामने आया क्योंकि चिराग के नाम के साथ सीएम नहीं पीएम पद की ख्वाहिशें जुड़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आपको अगली खबर की तरफ लेकर चलते हैं। छत्रपति शिवाजी के नाम को लेकर अब एक नया घमासान शुरू हो गया है। हो क्या रहा है? दरअसल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। एक विधायक ने स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सहमति भी जता दी। इसी को लेकर हो गया है विवाद, क्योंकि बीजेपी सिद्धरमैया सरकार पर हमलावर है। और कहां से ये विवाद शुरू हुआ, इसकी पूरी डिटेल हमने इस रिपोर्ट में तैयार की है। नाम बदलने की जब बात आती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में आता है उत्तर प्रदेश। कई नाम बदले गए और सियासी संग्राम भी खूब हुआ। एक बार फिर नाम बदलने पर विवाद छिड़ गया है, लेकिन इस बार बवाल यूपी नहीं बल्कि बवाल कर्नाटक में है। बेंगलुरु में एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया। जिस स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव आया है वो है शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन। अब आपको बताते हैं ये विवाद कैसे बढ़ा। मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी के नाम पर रखने की डिमांड की गई। शिवाजी नगर से कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने ये मांग रखी। इसके लिए विधायक रिजवान अरशद ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से बात की। इस मांग पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्र को प्रस्ताव भेजने का भरोसा दिया। कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद की मांग पर सिद्धरमैया ने कहा, रिजवान शिवाजी नगर के स्थानीय विधायक हैं। स्थानीय विधायक रिजवान से मेरी बात हुई है। रिजवान ने नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए मैं केंद्र को प्रस्ताव भेजूंगा। जैसे ही ये पूरी बातें सामने आई तो ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। मामला बढ़ा तो सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया, सो एक एक कर बीजेपी के बड़े नेताओं ने सिद्धरमैया सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोला। जिस प्रकार से यहाँ पर अपीजमेंट पॉलिसी दिखाते हुए
किसी कन्नडिगा के नाम पर कोई जगह का नाम रखने के बदले, मेट्रो स्टेशन का नाम रखने के बदले, जन भावनाओं का सम्मान करने के बदले वहां पर जिस प्रकार से एक नाम रखा जा सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, वो करने के बदले अब जो ये पॉलिसी अपनाई जा रही है, क्या उद्धव ठाकरे जी इससे एग्री करते हैं? क्या वहां के बाकी के लोग इससे एग्री करते हैं? क्या वो उनको जवाब देना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि शिवाजी महाराज के नाम पर अगर कोई पुराना नगर है, मेट्रो बनने से पहले भी वो शिवाजी नगर रहा है, मेट्रो बनने के बाद भी उसका नाम शिवाजी नगर ही होना चाहिए, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज नगर होना चाहिए। हम सिद्धारमैया जी से निवेदन करेंगे, हम उन्हें पत्र भी लिखेंगे कि आप उस स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज नगर के रूप में ही करिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी है। क्योंकि मेट्रो स्टेशन का नाम शिवाजी के नाम से जुड़ा है, तो ऐसे में नाम बदलने को लेकर बीजेपी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, मामला आ चुका है राजनीति के केंद्र में, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर क्या कहा और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनिए। शिवाजीनगर स्टेशनचं नाव बदलून सेंट मेरी स्टेशन करणं याचा मी निषेध करतो। एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांचा अपमान करण्याचं काम हे कर्नाटकची काँग्रेस सरकार करते, याचं मला दुःख आहे, पण मला याचं नवल वाटत नाही, कारण छत्रपती शिवरायांना अपमानित करण्याची परंपरा ही काँग्रेसमध्ये जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असतानापासून आहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जो बोला है ये मान्य है क्या? जरा बोल देना चाहिए ट्वीट करके उद्धव ठाकरे जी ने, जरा ट्वीट करिए 1 घंटे के अंदर। वडेट्टीवार, नाना पटोले, शरद पवार जी, महाविकास आघाड़ी के सारे लोग ट्वीट करें इसके ऊपर क्या उनका कहना है। उनको मान्य है कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना? और राहुल गांधी भी ट्वीट कर ले, समर्थन करने की बात करें या उनको सबक सिखाए वो। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की भाषा और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलना और उधर ऐसा अपमान करना, वेट करेंगे 1 घंटा। आइए महाराष्ट्र से आपको लेकर चलते हैं काशी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे और इस दौरान मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम भी वाराणसी आए। दोनों के बीच मुलाकात हुई, द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई, किन किन समझौतों पर मुहर लगी देखिए। वाराणसी में हुई इस ऐतिहासिक मुलाकात ने भारत और मॉरिशस के रिश्तों में नई गर्मजोशी भर दी है। गंगा तट की पवित्र भूमि पर हुई ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच गहरे आपसी विश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक बनी। आपको बताते हैं कि इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच क्या कुछ अहम समझौते हुए। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं, उसके मुताबिक भारत मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें देगा। इसके साथ ही 17.5 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पर भी सहमति बनी है। रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर भी समझौते हुए हैं, जिसके तहत हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग पर बात बनी है। दोनों देश मिलकर संयुक्त सर्वेक्षण करेंगे और मॉरिशस का कोस्ट गार्ड जहाज भारत में बनेगा। एजुकेशन और रिसर्च में IIT चेन्नई और मॉरिशस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ है। दोनों साथ मिलकर रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। आर्थिक सहयोग पर भी बात बनी है, जिसमें यह तय हुआ है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मॉरिशस को सहयोग करेगा। मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत में हुए इतने शानदार स्वागत के लिए राम गुलाम ने किस अंदाज में पीएम का धन्यवाद दिया, आपको सुनाते हैं। I also want to thank you, Prime Minister, and your government for the generous courtesies that has been extended to us, to my delegation, since our arrival. What has happened when I landed at Varanasi
We were amazed, both myself and my wife. The welcome that we have received, I believe no other Prime Minister has ever received. And I'm glad it's in your constituency. I can understand why you get elected with such huge numbers. इस मुलाकात ने भारत मॉरिशस संबंधों को नई ऊंचाई देने का रास्ता साफ कर दिया है। राम गुलाम ने जिस तरह मोदी को भारत की तरफ से सहयोग पर धन्यवाद दिया, उससे साफ है कि दोनों देश विकास की पटरी पर बुलेट की रफ्तार से चलने को तैयार हैं। वैसे इन सबके बीच देखिए इस मुलाकात का एक चुनावी गणित भी निकाला जा रहा है। आपको बताएं कि कैसे बिहार और मॉरिशस के बीच संबंधों पर नजर है। मॉरिशस और बिहार के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दोनों देश भाषाई विरासत को भी आपस में बांटते हैं। खास बात है कि मॉरिशस में बसे बिहारी भोजपुरी बोलते हैं और छठ भी मनाते हैं। इतना ही नहीं, मॉरिशस और बिहार आर्थिक और सामाजिक रूप से भी साझेदार हैं। आपको बता दें कि मॉरिशस में बिहारी मूल के लोग बड़े पदों पर हैं और तो और मॉरिशस के कई पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक बिहारी मूल के रह चुके हैं। तो हमने आपको बताया कि देखिए कैसे मॉरिशस का और बिहार का रिश्ता बड़ा गहरा है और बड़े गहरे में ये जड़ें जुड़ी हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको वाराणसी यानी पूर्वांचल के बड़े शहरों में से वाराणसी क्योंकि एक है, और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मोदी की और राम गुलाम साहब की मुलाकात हुई तो इस मुलाकात पर क्यों निगाहें टिकी हुई थी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में अगर हम बिहार चुनाव पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका एक एनालिसिस आपके सामने रखने की अब कोशिश कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि देखिए वाराणसी से सटे हुए इलाके कौन से हैं। तो आप इस पर सबसे पहले नजर डालिए। वाराणसी के पास बिहार के 4 शहर हैं। कौन कौन से? भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इनमें एक बड़ा संदेश जरूर जाएगा। इसके अलावा बक्सर में ही चारों सीट महागठबंधन के पास हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जो भोजपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 एनडीए तो वहीं 3 महागठबंधन के पास है। बक्सर में 4 में से 4 सीटें महागठबंधन के पास है। रोहतास में 7 सीटों में से एनडीए के पास 1 तो वहीं महागठबंधन के पास 6 सीटें हैं। कैमूर में दोनों तरफ 2-2 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर 22 सीट में से 15 महागठबंधन के पास हैं। और ऐसे में अगर इस मुलाकात का थोड़ा बहुत असर भी पड़ता है, परसेप्शन के लिहाज से भी पड़ता है, तो एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है।